दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो हमने एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 की साइंस की थी, वो स्टार्ट कर रखी थी और इसमें हमने चैप्टर 1 का अध्ययन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पेज वाले क्वेश्चंस थे वो कर रहे थे हम। तो पेज 6 पर जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज पेज 11 पर एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो 11 पर जो क्वेश्चन है वो है, किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो उस पदार्थ अक्ष का नाम लिखो, उसका सूत्र लिखो, और दूसरा है ऊपर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखे हुए पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। यह हमें काम करना है। तो देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले एक हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया वाली, अपघटन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी ना, तब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था CaCO3। क्या नाम था इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जब अपघटन किया था तब हमें मिला था CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2। देखो यहाँ पर ये क्या था? चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको हम क्या बोल रहे थे? चूना पत्थर। अब देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसका विघटन किया था तब हमें यह मिला था क्या? शुष्क चूना। शुष्क चूना, बिना बुझा हुआ चूना। देखो, हम क्या करते हैं, इस शुष्क चूने को हम मार्केट से लेके आते हैं घर पर, और घर पर लाने के बाद हम क्या करते हैं, इस शुष्क चूने को किसी पानी के बर्तन में, जल वाले बर्तन में हम डाल देते हैं। तो देखो कैसे डालोगे? CaO, इसको हमने इसके पैकेट से निकाला और घर में जो भी जल का पात्र है उसमें डाल दिया ये जल। तब हमारे पास ये बनता है CaOH का वोल्ट वाइज। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना था, और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूने को हम किसी पात्र में लेते हैं और दीवार पर सफ़ेदी करते हैं। तो बताओ, पहले जो पदार्थ अक्ष है वो क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही ध्यान से देखते नहीं है और हम आंसर कर देते हैं CaOH का वोल्ट वाइज, जो कि गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सही से, किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग, तो अक्ष ये है और इसका विलयन बनाया ये वाला, तो अक्ष क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका विलयन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको जब जल में डाल के हमने बुझा हुआ चूना बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो। तो देखो, पदार्थ अक्ष का नाम क्या है? बुझा हुआ चूना तो नहीं होगा बिल्कुल भी। कैसा चूना होगा? बिना बुझा हुआ चूना। और इसका सूत्र क्या है? CaO। दूसरा प्रश्न था कि ऊपर वाले की अभिक्रिया लिखो, तो ये देखो हमने अभिक्रिया लिख दी। हो गया पहला प्रश्न कंप्लीट। आ गया सभी को समझ में? ठीक है। अब देखो, पेज वाले क्वेश्चंस थे वो हो गए कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने बुक में जो कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, तब अपचयन, उपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया हमने छोड़ रखी थी। अब हम इनका अध्ययन करेंगे, फिर आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखो, हम पढ़ते हैं उपचयन एवं अपचयन। तो ये जो उपचयन है, इस उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं? उपचयन को। और अपचयन को अपचयन ही बोलेंगे। उपचयन यानी होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब देखो, हम पहले इनकी परिभाषा इसमें नहीं दे रखी है, दे तो रखी है पर हमें शॉर्ट में हमें देख लेना है। तो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, वैसे वैसे आप ध्यान से लिख लेना साथ में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उपचयन को। तो उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होगा? O2 का योग या O2 की अधिकता। क्या होगा? O2 का योग। अब A का योग हो गया तो एक चीज़ का निष्कासन होगा, तो H2
की कमी या निष्कासन, H2 की कमी या निष्कासन। अब देखो हम लिखेंगे कैसे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बताओ धन विद्युतीय होता है कि ऋण विद्युतीय? दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व है ऑक्सीजन, और पहला कौन सा था, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की कमी हो, क्या कहलाती है अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण। हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं अपचयन को। किसको देखेंगे, अपचयन को। देखो अपचयन में इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अपचयन में क्या होगा, जहाँ देखो O2 का योग हुआ था ना, वहाँ पर किसका योग हो जाएगा, H2 का योग। H2 का तो क्या होगा, योग होगा। और इधर देखो कमी H2 की हुई थी ना, तो इधर H2 की वृद्धि हो जाएगी। इधर O2 का योग हुआ था, तो उसमें क्या हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी। यानी कि हम क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, और हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय, तो हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व का तो योग हो, ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो, कैसे अभिक्रिया होगी, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अभिक्रिया समझ में आ गई। अब देखो कुछ है एग्जाम्पल है वो देखेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हमें सही से समझ में नहीं आने वाला है। देखो पहले हमारे पास आ रखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ देखो क्या हुआ, कॉपर अकेला था और कॉपर से हमने क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड, मतलब क्या हुआ, प्लस ऑक्सीजन। O2 का योग हुआ है ना, और हमने यही पढ़ा था जिसमें O2 का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन या ऑक्सीकरण। अब देखो हम लिखेंगे क्या, इसमें हमें ये पूछेगा किसका ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है, तो कॉपर का हुआ है, किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। देखो इस, चलो ये तो हो गई। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन वाली। देखो आगे है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल बन गया। देखो पहले हमारे पास क्या हो रखा है, यहाँ CuO है, क्या है, CuO। अब CuO में देखो Cu से O क्या हो गया, अलग हो गया, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी हुई है, वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। अब देखो H2 है, H2 के साथ देखो क्या ऐड हुआ, O, तो यहाँ कौन सी हो गई, उपचयन। उपचयन हो गई। देखो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, रिडॉक्स अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का, रिडॉक्स अभिक्रिया का। देखो रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देख लो। अभी हम देखो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अपचयन और उपचयन हमें ध्यान रखना है, एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे की क्या होती है, पूरक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ से रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ संपन्न हो, कैसी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा क्या बोली हमने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल। देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया उपचयन, और यहाँ पर क्या हो रखा है, अपचयन। तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हुई कि नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया।
देखो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हो रहे हैं। अन्य उदाहरण में देखो दे रखा है हमें Zn प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो देखो जिंक ऑक्साइड है और इसमें साथ में क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है। यहाँ से जब हमने अभिक्रिया बनाई तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास ZnO प्लस C, हमारी अभिक्रिया बन रही है Zn प्लस CO। यहाँ से देखो ZnO से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, अर्थात जिंक अकेला बचा है। जब ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हुई है ना, O2 की कमी। जहाँ O2 की कमी होती है वहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। इधर देखो कार्बन अकेला था, कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो कौन सी होगी, उपचयन। तो देखो इस उदाहरण में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ संपन्न हो रहे हैं। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो हम लिखेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो रहा है जबकि कार्बन कार्बन ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। देखो इसमें अपचयन किसका है, जिंक ऑक्साइड का, किसमें, जिंक में। और इसमें उपचयन किसका है, सी का, किसमें, CO में। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो हमारे पास क्या रखा है, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना, MnCl2 प्लस जल और क्लोरीन गैस। देखो यहां हुआ क्या है, इस अभिक्रिया में हमें देखना है कि किसका तो अपचयन हुआ है और किसका ऑक्सीकरण हुआ है। देखो MnO2 HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ देखो इसमें देखो HCl जो है ये HCl से क्या बना यहाँ पर, Cl2। तो HCl से क्या हटा, यहाँ H हट गया, H हट गया। ऐसे अभिक्रिया जिसमें H की कमी होती है, H की क्या हो गई यहाँ पर, कमी, H2 की कमी हुई है ना। और जहाँ H की कमी होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो देखो HCl में HCl है, Cl2 में उपचयित हो रहा है। ठीक है। अब देखो MnO2 है, MnO2 जो है उससे ऑक्सीजन निकल कर के क्या बन रहा है, MnCl2। तो यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है कि वृद्धि हुई है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई है। कमी हुई है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज जो है उसमें मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज क्लोराइड में जा रहा है। तो ऑक्सीजन हट रही है ना, तो MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट कवर हो गया, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है और अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है। इसको एक बार और देख लेना, आपकी ये समझ में आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर हम इसके एक दो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। और जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखें, देखो इसमें हम देख लें, उपचयन वाला देखते हैं पहले। उपचयन में देखो Cu प्लस O2 2CuO बन गया। इसमें देखो कॉपर का उपचयन हुआ है, किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। कैसे, देखो पहले Cu अकेला था, फिर ये ऑक्सीजन ऐड होकर के क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो कॉपर का क्या हो गया, उपचयन यानी ऑक्सीजन का योग हुआ। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की कमी वाला, तो सोडियम हाइड्राइड है ये। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी होकर क्या बन गया, सोडियम प्लस हाइड्रोजन। पहले देखो Na H था, अब H हट गया तो केवल Na, हाइड्रोजन की कमी हुई है
तो क्या हो गया, उपचयन। यही तो थी उपचयन, ऑक्सीजन का योग हुआ ऊपर और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई। देखो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है, जबकि यहाँ लिखेंगे सोडियम हाइड्राइड सोडियम में अब उपचयित हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे Zn+O2 जिंक ऑक्साइड बन गया। तो देखो जिंक से जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक का जिंक ऑक्साइड में उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है। जिंक का जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है। फिर हम देखते हैं किसको, अपचयन को, रिडक्शन को। अपचयन की परिभाषा क्या पड़ी थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी हो। तो हम पहले हाइड्रोजन का योग वाला देखते हैं। तो कैल्शियम है प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एच का योग हो गया, कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। फिर देखो CuO+H2, क्या बना, Cu, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गई ना, ऑक्सीजन की कमी, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हुआ है। तो ये उपचयन, अपचयन और ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया। रिडॉक्स थी वो हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो एक हल्का सा आपके सामने आ रखा था संक्षरण वाला। संक्षरण यानी जंग लगना। तो जो भी धातु की जो हम उपकरण होते हैं, हम घरों में नॉर्मल आसपास अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर हरे कलर की परत, तांबे पर कॉपर पर हरे कलर की परत आना और चांदी का थोड़ा मटमैला सा हो जाना। तो संक्षारण में आपको हल्की सी परिभाषा याद रखनी है। वायुमंडल में कोई भी जो धातु है, उस धातु के आसपास क्या होती है, अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु, इन सभी के संपर्क में जब ये धातुएं आती है तो इनका क्षरण, यह क्षयित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तभी क्या होती है, संक्षारित होती है और संक्षारित होकर के थोड़ा सा क्या होता है, नुकसान हो जाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, क्षयित हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण देखो, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे पर भूरी परत चढ़ जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के कारण देखो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु बहुत ही क्षतिग्रस्त होते हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए आपको पता है उपाय हम देखते हैं। जो धातु की वस्तु उन पर पेंट कर देना, तेल या ग्रीस लगा देना, या फिर उन पर जिंक की परत चढ़ा देना, या गैल्वेनीकरण जो हम बोलते हैं। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी जो खाने वाली जो सामग्री है उसकी गंध है वो विकृत हो जाना। देखो वसायुक्त या तेल जो खाद्य सामग्री है, लंबे समय तक उन्हें बंद डिब्बों में पैक रखा जाता है, तब देखो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाता है, और ऐसा होने पर उस खाद्य सामग्री की जो गंध है वो बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई कम क्रियाशील या अक्रिय गैस भर देते हैं जो कि उपचयन की गति को धीमा कर दे। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, चिप्स की थैली। उस चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखो उपचयित हो जाती है तो उनकी गंध क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, तथा उनके स्वाद तथा गंध में बदल जाते हैं। और इसे रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। और हमें यह याद रखना है नाइट्रोजन वाला। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण या उपचयन न हो सके। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गई। अब इसके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का वीडियो देखना, तीनों पार्ट वो देखने, ईजी वे में पढ़ा रखा है, समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। थैंक यू।